मिलने वाला है सबसे पहले भैया, है ना, सबसे पहले आपको मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मिलने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले कराएंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्टिंग में कराएंगे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद आपको कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको भैया रेगुलर इस लाइव क्लास में आपको 3 ठो 4 ठो 5 ठो ऐसा करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और उसके बाद रेगुलर आपको जो है ना, रेगुलर आपको 10 ठो क्या कराया जाएगा, रेगुलर आपको 10 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, रेगुलर आपको 10 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा रोज, है ना, रोज आपको भैया, रोज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 ठो कराया जाएगा और रोज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ठो कराया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम यहां पर किस मिशन से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इस एग्जाम प्रिपरेशन में क्रैश कोर्स को साथ लेके चलेंगे, है ना। समझिए ये एग्जाम प्रिपरेशन पुराने बच्चों के लिए भी रिवीजन है और नए बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। क्रैश कोर्स में आप लोग को बताते हैं, क्रैश कोर्स में पहले हम लोग मोललता सुन लीजिए। क्रैश कोर्स में हम लोग विलियन चैप्टर में यानी सॉल्यूशन चैप्टर में विलियन क्या होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है, विलियन की सांद्रता क्या होती है, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का पद मोलन्स ये सब पढ़ लिए थे और सबका न्यूमेरिकल भी बना लिए थे। मोलरता सबका न्यूमेरिकल भी बना लिए थे। जो पुराने बच्चे हैं वो सबका थ्योरी और न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और उसके बाद आज आगे बढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स को ही, अब पुराने बच्चे इसको आगे देख लें। ठीक है, तो चलिए भैया, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन है विलयता क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, विलयता क्या है, विलयता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की व्याख्या करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है विलयता क्या है, विलयता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की व्याख्या करें। इंग्लिश में व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो चलिए भैया सबसे पहला क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन भैया, तो पहला क्वेश्चन है विलयता क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, विलयता क्या है और उसके बाद जोड़ा है विलयता को प्रभावित करने वाला कोई कितना कारक, कोई 2 कारक का आपको व्याख्या करना है। तो चले भैया विलयता बोलते किसको भाई मेरे समझिएगा, विलयता किसको बोलते हैं भाई समझिए। सपोज करिए कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 केजी विलायक है। विलायक को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास 1 केजी क्या है, मान लेते हैं आपके पास 1 केजी विलायक है। विलायक बोले तो सॉल्वेंट, विलायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, समझिएगा। मान लिया जाए आपके पास 1 केजी विलायक है, आपने इसमें ऊपर से डाला विले, आपने इसमें ऊपर से क्या डाला, आपने इसमें ऊपर से डाला विले, विले बोले तो सॉल्यूट, आपने इसमें ऊपर से डाला विले। तो आपको पता है कि विलायक में जब हम विले डालेंगे तो विलियन तैयार हो जाएगा, विलायक में जब हम विले डालेंगे तो विलियन तैयार हो जाएगा। तो भाई साहब आप जरा सोचिए तो 1 केजी विलायक में आप कितना विले डाल लोगे, 10 केजी विले डाल लोगे क्या, बोलिए। अगर आपके पास 1 केजी विलायक है तो आप इस 1 केजी विलायक में कितना विले डाल लोगे, बोलिए कितना डाल लोगे, 2 किलो 10 किलो 20 किलो, नहीं ना, 1 केजी विलायक में आप कितना मैक्सिमम विले की मात्रा को डाल सकते हो, उस मात्रा को ही बोला जाता है कौन सी, विलयता, उस मात्रा को ही बोला जाता है विलयता। अब इसको आसान भाषा में से समझिए कि मान लेते हैं भैया आपके पास जो है, मान लेते हैं आपके पास 1 केजी विलायक में मान लीजिए 1 केजी पानी है। मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन में 1 केजी क्या है, पानी है।
आप इस 1 केजी पानी में ऊपर से डाल रहे हो चीनी, इस 1 केजी पानी में ऊपर से डाल रहे हो आप कौन सी? चीनी। चीनी बोले तो सॉल्यूट, सॉल्यूट बोले तो विले, सॉल्यूट बोले तो विले। मान लेते हैं भैया आपके पास 1 केजी चीनी है और इस 1 केजी चीनी में आप ऊपर से क्या डाल रहे हो? 1 केजी पानी है, मान लेते हैं आपके पास 1 केजी पानी है और इस 1 केजी पानी में आप ऊपर से क्या डाल रहे हो? चीनी डाल रहे हो। चीनी बोले तो सॉल्यूट डाल रहे हो ताकि क्या बन जाए? विलयन बन जाए। आप जरा आप बताइए सोच के, क्या आप 1 किलो पानी में 5 किलो चीनी घोल दीजिएगा क्या? 1 किलो पानी में आप कितना मैक्सिमम चीनी घोल सकते हो? कोई तो मात्रा होगा भैया, कोई तो मैक्सिमम मात्रा होगा जिसके बाद लगेगा नहीं भैया अब इसमें चीनी घोल पाना संभव नहीं है, यानी वो विलयन जो है वो क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, बोले तो सैचुरेटेड हो जाएगा। जो बोलेगा आबा नाइल पर वो अम्मा, ठीक है ना? कोई तो ऐसा मात्रा होगा भैया जिसके बाद विले की और मात्रा को आप घोल नहीं पाओगे, यानी कि वो संतृप्त बन जाएगा, बोलेगा आबा ना भैया, आबा हमारा सा ना हो। तो 1 केजी विलायक में आप विले का जितना मात्रा मैक्सिमम डाल सकते हो उस मात्रा को ही बोला जाता है विलेयता। इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। आप कंसेप्ट समझिएगा, ये सब का लिखा हुआ आपके ग्रुप में मिल जाएगा, चिंता ना करें। आप अभी खाली कंसेप्ट को समझिए, लॉजिक को समझिए, है ना? लॉजिक को समझिए, ठीक है? ये सब आपको जो है, ये कंसेप्ट को समझिए, लॉजिक को समझिए, ये सब आपको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी आपको कंसेप्ट समझा देते हैं, लॉजिक समझा देते हैं, ये सबका आंसर आपको आपके ग्रुप में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? एक्चुअल में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन को समझाएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग उस पीडीएफ से लिख लोगे। पीडीएफ हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए भैया, तो ध्यान दीजिएगा। तो विलयता किसको बोलते हैं? क्या क्लियर हो गया? तो पहला बात बोलिए, विलयता यानी सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया भाई? क्या क्लियर? तो फिर से एक बार सुन लीजिए, विलयता यानी सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? विलयता यानी सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं भैया? है ना? विलयता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं? विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। तो अगर आपके पास 1 केजी विलायक है, अगर आपके पास 1 केजी क्या है? अगर आपके पास 1 केजी विलायक है, विलायक उसको बोलते हैं जिसमें कुछ घोल करके हम विलयन तैयार करते हैं। अगर आपके पास 1 केजी विलायक है तो हमको पता है उसमें हम विले डालेंगे यानी सॉल्यूट डालेंगे तो विलयन यानी सॉल्यूशन तैयार होगा। तो 1 केजी विलायक में हम कितना मैक्सिमम मात्रा में विले डाल सकते हैं, है ना? ताकि विलयन तो हमारा संतृप्त हो जाए, यानी बोल दे आबा हमसे नहीं घुलने वाला है। तो 1 केजी विलायक लेकर के आप उसमें जितना मैक्सिमम मात्रा में विले डाल सकते हो उस मात्रा को ही बोला जाता है विलयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। क्या क्लियर हुआ भाई साहब? तो ये हुआ विलयता। इसके बाद जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन है विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक में 2 कारकों का आपको बात करना है। तो बात करें विलयता को यानी सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाला कारक का, तो विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है, विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। इंग्लिश में बोला जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इंग्लिश में बोला जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हिंदी में विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलयता को प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारक है जिसमें से हमें 2 कारकों का चर्चा करना है। तो पहला कारक है भैया विलेय और विलायक की प्रकृति। विलयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। अब बोलेगा ये क्या भाई साहब? समझिएगा, विलयता और विलयता यानी सॉल्युबिलिटी जो है विलेय और विलायक के प्रकृति पे कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड को समझना जरूरी है और वो वर्ड है लाइक, डिजॉल्व लाइक, है ना?
विलेयता जो है, विलेयता को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक की हम चर्चा कर रहे हैं, वो पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो विलेय और विलायक की प्रकृति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है लाइक डिसॉल्व लाइक। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है क्या भैया? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है? चलिए पहले इसको समझ लीजिए। लाइक डिसॉल्व लाइक को समझ लोगे तो आपको ये क्वेश्चन भैया तुरंत समझ में आ जाएगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का हिंदी होता है समान समान को घुलता है। अब बोलेगा समान समान को घुलता है, मतलब कौन समान घुलने की बात कर रहा है? इस वाला कौन समान घुल रहा है बे? तो समान समान को घुलता है, इसका रियल मतलब क्या हुआ भैया? कि अगर विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होगा तो उसकी घुलनशीलता यानी उसकी विलेयता जो है वो ज्यादा होगी। सिंपल भाषा में बोले तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर का होगा तो बढ़िया से घुलेगा, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर का नहीं होगा तो जल्दी नहीं घुलेगा। क्लियर हुआ? बोलेगा नहीं सर नहीं हुआ। तो चलिए नहीं हुआ तो आप इसको हमारे स्टाइल में जिंदगी से जुड़ के समझिए। नहीं हुआ तो आप इसको हमारे स्टाइल में जिंदगी से जुड़ के समझिए कि लाइक डिसॉल्व लाइक का रियल मतलब क्या होता है। आप इसको हमारे डिजाइन में लाइफ से जोड़ के समझिएगा, एकदम जिंदगी से जुड़ के समझिए। लाइक डिसॉल्व लाइक आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो क्या होता है भैया लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि गोड्डा में एक जगह शादी है। मान लेते हैं कि गोड्डा में एक जगह शादी है। इस शादी में एक इंसान आया हुआ है। इस शादी में एक इंसान आया है पटना से, है ना। इस शादी में एक इंसान आया है पटना से और एक इंसान आया है मान लेते हैं दिल्ली से, है ना। इस शादी में एक इंसान आया है पटना से और एक इंसान आया है दिल्ली से, जो पहली बार गोड्डा के शादी में ही, है ना, पहली बार गोड्डा में ही कोई कुटुंब का शादी में आया है और पहली बार इन दोनों में भेंट मुलाकात हुआ है। ये पटना वाला इंसान और दिल्ली वाला इंसान जो है, ये पटना वाला आदमी और ये दिल्ली वाला आदमी कभी भी एक दूसरे से मिला नहीं है। ये पटना वाला आदमी और दिल्ली वाला आदमी जो है ये कभी भी एक दूसरे से मिला नहीं है। ना तो कभी एक दूसरे को भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, ना फेसबुक में फ्रेंडशिप है, ठीक है ना तो इंस्टा में फॉलो किया है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई दोस्ती नहीं है। जिंदगी में पहली बार ये लोग गोड्डा में ही, जिंदगी में पहली बार पटना और दिल्ली वाला ये दोनों इंसान एक साथ मिला। लेकिन पहला मुलाकात में ही ये लोग में बहुत गहरा दोस्ती हो सकता है। पहला मुलाकात में ही इन लोग में बहुत गहरा दोस्ती हो सकता है। पता है कब? पता है कब? जब दोनों मिलके एक बोतल साथ में मिलके मार लेगा, ठीक है। जैसे दोनों, है ना, दोनों आदमी मिलके जो है ना, एक आदमी पटना का एक आदमी दिल्ली का, दोनों का भैया दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ना। एक आदमी मान लेते हैं पटना का है, एक आदमी दिल्ली का है, जो पहली बार कोई गोड्डा में शादी घर में आया है, ठीक है। इन दोनों में कोई जान पहचान नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, ना तो फेसबुक में फ्रेंडशिप है, ना तो इंस्टा में फॉलो किया है, कोई प्रकार का दोस्ती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन लोग में जो है ना बहुत गहरा दोस्ती हो जाएगा तुरंत। पता है कब? जब दोनों मिल करके एक बोतल साथ में मार लिया ना, उसके बाद बोलेगा आज से तू मेरा भाई है ना। एकदम खतरनाक दोस्ती हो जाएगा। क्यों पता है? दोनों में दोस्ती बहुत खतरनाक हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या था? सेम था। दोनों पियक्कड़ था, ठीक है। पियक्कड़ का दोस्ती बढ़िया किससे होता है? पियक्कड़ से। पियक्कड़ का बढ़िया दोस्ती पियक्कड़ से होता है। फटीचर का ज्यादा दोस्ती फटीचर से होता है, ठीक है ना। पढ़ाकू विद्यार्थी का गहरा दोस्ती पढ़ाकू विद्यार्थी से होता है। मतलब दोस्ती और से भी होता है, लेकिन पढ़ाकू बच्चा का जो गहरा दोस्ती होगा ज्यादातर पढ़ाकू बच्चा से होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? सेम है। सेम नेचर में दोस्ती ज्यादा होता है। इसी को बोला जाता है क्या? पता है? लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है। सेम नेचर में दोस्ती क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? पियक्कड़ का दोस्ती पियक्कड़ से होगा, फटीचर का दोस्ती फटीचर से होगा, पढ़ाकू की दोस्ती पढ़ाकू से होगा। इसलिए हमारा जितना दोस्त है ना सब बहुत शरीफ है। क्या कि हम बहुत शरीफ है, हम शरीफ है, हमारा दोस्त सब शरीफ है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। लाइक डिसॉल्व लाइक, समझ में आया? तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है समान समान को घुलता है। मतलब दोनों अगर सेम नेचर का होगा तो घुलमिल ज्यादा होगा। क्या क्लियर है? सेम कहानी होता है भैया यहां पर कि अगर
अगर आपके पास कोई विलयन में विलेय और विलायक दोनों का नेचर क्या है, सेम है। अगर आपके पास एक विलयन है, विलयन में विलेय और विलायक दोनों का नेचर क्या है, सेम है। अगर आप सेम नेचर का विलेय और विलायक लोगे तो बहुत अच्छा से घुलेगा। लेकिन अगर विलेय और विलायक को से है ना, विलेय और विलायक को अलग अलग नेचर का लोगे तो जल्दी नहीं घुलेगा। इसी को बोला जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या क्लियर हो गया? हाजी बेटा रो रहा है, उठ गया बेटा, बेटा रो रहा है, उठ करके जल्दी जाइए उसको चुप कराने। सुने? चलिए, तो चले भैया, क्या समझ में आया? तो उम्मीद करते भैया आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या हुआ कि समान समान को घोलता है। कहने का मतलब जब विलेय और विलायक दोनों का प्रकृति सेम होगा तो घुलनशीलता का मान यानी विलेयता का मान ज्यादा होगा। लेकिन अगर विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तो घुलनशीलता का मान कम होगा। अब बोलेगा यहां कौन सा नेचर का बात हो रहा है सर? तो यहां पर जो नेचर का बात होता है वो होता है पोलर और नॉन पोलर। अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर रहे या फिर दोनों नॉन पोलर रहे तो घुलनशीलता ज्यादा होगा, और अगर एक पोलर दूसरा नॉन पोलर रहे तो घुलनशीलता कम होगा। यानी कि पोलर सॉल्वेंट में केवल पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। हिंदी में बोले तो ध्रुवीय विलायक में, पोलर का मतलब होता है ध्रुवी, नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवी। ध्रुवीय विलायक में केवल ध्रुवीय विलेय घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में केवल अध्रुवीय विलेय घुलेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये ध्रुवी और ध्रुवी क्या है, तो हम बोलेंगे भाई साहब इसके लिए तब आपके पास फिलहाल समय नहीं है, अभी तो कंसेप्ट याद कर लीजिए। ध्रुवी और ध्रुवी का पहचान करने के लिए आपके पास अभी समय नहीं है। ध्रुवी और ध्रुवी का पहचान भैया क्लास 11 का था। अब क्लास 11 तो छोड़िए, जब हम लोग मेन क्लास पढ़ते थे तो उस समय भी ध्रुवी और ध्रुवी का पहचान दिए थे। लेकिन भैया ये मेन क्लास तो नहीं है जो वापस से आपको ध्रुवी और ध्रुवी की पहचान बता सके, उतना भी समय नहीं है। तो आप लोग जो बच्चे क्लास बढ़िया से नहीं किए हैं तो आप ध्रुवी और ध्रुवी को पहचान करने मत सीखिए, बस इतना कंसेप्ट ले लीजिए कि अगर विलेय और विलायक दोनों का नेचर सेम है तो घुलेगा और दोनों का नेचर सेम नहीं है तो नहीं घुलेगा। और कौन नेचर का बात होता है यहाँ? पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवी और अध्रुवी। मतलब ध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलेय घुलेगा और ध्रुवी विलायक में अध्रुवी विलेय घुलेगा। ध्रुवी और ध्रुवी पहचानने नहीं आता है तो आपको पहचान करने अभी सीखना नहीं है, क्योंकि अब समय वो नहीं रहा। क्या क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक में पहला कारक आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया है ना? पहला एग्जांपल बहुत क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक में पहला कारक क्लियर हो गया होगा। तो विलेयता को प्रभावित करने वाला कितना कारक का बात किया है? बोलिए, विलेयता को प्रभावित करने वाला 2 कारक का चर्चा करने बोला गया है। तो एक कारक का तो हमने कर लिया, पहला वाला विलेय और विलायक की प्रकृति। अब दूसरा वाला कारक की बात करेंगे। अब दूसरा वाला कारक की बात करेंगे तो दूसरा कारक है हमारा तापमान। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है तापमान। इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेम्परेचर। दूसरा कारक क्या भाई हमारा? तापमान। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि तापमान जो है ये विलेयता को कैसे प्रभावित करता है। तो विलेयता को है ना, विलेयता का मतलब क्या? फिर से बोलिए, विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना मात्रा में विलेय हम घोल सकते हैं। 1 kg विलायक लेकर के 1 kg विलायक लेकर के हम विलेय का कितना मात्रा घोल सकते हैं। 1 kg सॉल्वेंट लेकर के सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी को हम डिजोल्व कर सकते हैं। वही हुआ कौन सी? सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। तो अब विलेयता को प्रभावित करने वाला अगला कारक आपका तापमान। तो बात करें भैया तापमान का, तो तापमान का विलेयता पर एक प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता भी है ना? ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता भी है ना? ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता भी है। ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ता है। लेकिन कभी कभी भैया ताप बढ़ाने से विलेयता घटता भी है। ताप बढ़ाने से विलेयता घटता भी है। अब बोलेगा कैसे सर? तो चलिए इसी बात को समझाते हैं, ठीक है ना? चलिए इसी बात को समझाते हैं कि विलेयता पर तापमान यानी टेम्परेचर का एक जैसा प्रभाव पड़ता नहीं है। विलेयता पर ध्यान दीजिएगा, विलेयता पर तापमान का एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी भैया ताप बढ़ाने से विलेयता भी बढ़ता है, कभी कभी ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता भी बढ़ता है। लेकिन कभी कभी
लेकिन कभी कभी ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाता है, लेकिन कभी कभी ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाता है। अब बोलेगा सर कब बढ़ता है कब घटता है, तो चलिए भाई साहब लॉजिक के साथ बताते हैं, सुनिएगा। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, अगर आपके पास कोई लिक्विड है यानी द्रव है, अगर आपके पास कोई लिक्विड है बोले तो द्रव है जो विलायक के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास विलायक के रूप में यानी सॉल्वेंट के रूप में कोई लिक्विड है और सॉल्यूट के रूप में, सॉल्यूट के रूप में आप जो है, सॉल्यूट के रूप में आप डाल रहे हो अगर सॉलिड, अगर आपके पास कोई विलायक के रूप में क्या है, अगर आपके पास कोई विलायक के रूप में लिक्विड है और सॉल्यूट के रूप में यानी विलेय के रूप में आप डाल रहे हो सॉलिड को और ताप बढ़ा रहे हो, तो इस कंडीशन में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगा, इस कंडीशन में ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगा, है ना। अब बोलिएगा सर कैसे, तो आप भैया प्रैक्टिकल भी कर सकते हो कि ठंडा पानी में, है ना, ठंडा पानी में नमक घोरिए और गर्म पानी में नमक घोरिए, ठीक है, ठंडा पानी में नमक डाल के घोलिए और गर्म पानी में नमक डाल के घोलिए, गर्म पानी में नमक तो जल्दी घुल जाएगा। ठंडा पानी में चीनी घोलिए और गर्म पानी में चीनी घोलिए, देखिएगा गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगा, है ना। या फिर आप पानी में नमक डालिए और गरमा दीजिए ना, फटाफट घुल जाएगा। पानी में चीनी डालिए और गरमा दीजिए, जल्दी घुलेगा, है ना, जल्दी जल्दी घुलेगा। क्योंकि जैसे गरमाएंगे, जैसे पानी में चीनी डाल दिए और गरमाएंगे तो क्या करेगा पता है, चीनी डालने से चीनी का मॉलिक्यूल्स को भैया वो हीट क्या करेगा पता है, चीनी का मॉलिक्यूल्स को जो है वो हीट तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे वो जल्दी जल्दी घुलने लगेगा। यानी कि अगर आप किसी लिक्विड में, अगर आप किसी लिक्विड में सॉलिड को डालते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाओगे तो ठोस की विलेयता भी बढ़ेगी, ठोस की विलेयता भी बढ़ेगी। लेकिन अगर भैया आप ठोस के बजाय द्रव या गैस डाल दो, द्रव या गैस डाल दो, जैसे मान लेते हैं हम ठोस के बदले कोई गैस डाल रहे हैं, मान लेते हैं एक लिक्विड में, है ना, एक हमारा विलायक है जो लिक्विड है और उसमें विलेय के रूप में हम क्या कर रहे हैं, गैस डाल रहे हैं और दे रहे हैं ताप बढ़ा करके, तो इस कंडीशन में ताप बढ़ाने से विलेयता जो है ना, विलेयता जो है घटेगा। बोले क्यों, विलेयता का मतलब विलेय का कितना मात्रा घोल पा रहे हैं भाई विलेयता। अगर हमको द्रव में गैस डाल करके ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगा पता है, घटेगा। पता है क्यों, क्योंकि गैस डालेंगे, अगर कोई द्रव में गैस डाल रहे हैं और इधर से एकदम ताप बढ़ा रहे हैं, गरमा रहे हैं, तो बेचारा गैस जो भैया घुलने से पहले ही उड़ना शुरू कर देगा, है ना। भैया गैस तो छोड़िए, ये द्रव्य भैया, ये द्रव्य तो ताप बढ़ाने के बाद, ये लिक्विड भैया ताप बढ़ाने के बाद गैस बन के वाष्प बन के भागना शुरू कर देगा। गैस को क्या घुलाएगा, ये साला खुद का घर का ठिकाना नहीं है, खुद का घर से भगा रहा है, बोलेगा आओ हमारा घर में घुसाएंगे तुमको, बोलिए, ठीक है। छोड़वा का बाप, है ना, कोई छोड़वा का बाप उसको घर से खुद निकाल रहा है और, है ना, अपना गर्लफ्रेंड को सपना दिखा रहा, आ जाओ डार्लिंग तुमको अपना घर में महल जैसा, है ना, तुमको अपना घर में रानी बना कर रखेंगे। साले खुद का घर से जूता मार के निकाल रहा है उसको, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, खुद का घर से भगा रहा है, साले को खुद का घर से भगा रहा है, अपना गर्लफ्रेंड को बोलेगा आ ना तुमको घर पे रानी बना कर रखेंगे, और अपना घर पे साला कुकुर, है ना, कुकुर हाल है उसका, ठीक है, अपना घर से लात मार के भगा रहा है और बोलेगा आओ तुमको अपना घर में रानी बना कर रखेंगे, होगा, बोलिए। साले इसका खुद का ठिकाना नहीं है, जैसे गरमाएंगे, सोचिए जैसे इसको गरमाएंगे, जैसे इसको गरमाएंगे तो बोलिए द्रव्य तो है ना वाष्प बन के भागना शुरू कर देगा, गैस को क्या खाक बोलेगा, जैसे घोलेंगे गैस को घोलने खोजेंगे, गरमाने के बाद यही उड़ना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ भी सकता है और विलेयता घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि विलेय के रूप में हमने डाला क्या है। क्या समझ में आया, डिपेंड करता है कि विलेय के रूप में हमने डाला क्या है। यानी कि विलेयता पर ताप का एक जैसा प्रभाव पड़ता नहीं है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ भी सकता है और ताप बढ़ाने पर विलेयता घट भी सकता है। क्या क्लियर हो गया, चलिए ये सारी बातें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें क्लास के समय एक नोट भी लिखाए थे, नोट में एक दो बात लिखाए थे जो आपको यहां नहीं लिखना है, वो तो ऑब्जेक्टिव पे लिखाए थे। तो जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी में आपको वो सब बात भी बताया जाएगा। नोट वाला बात तो ऑब्जेक्टिव का जब तैयारी होगा तो वो आपको नोट में, है ना, नोट वाला बात तो वहां मिलेगा।
है ना। एग्जाम में भैया आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ लिख दे तो कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ विलेयता आज का पहला क्वेश्चन, है ना। ये हुआ विलेयता आज का पहला क्वेश्चन। विलेयता क्या है और विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। चलिए चलिए भैया, हो गया। ये है विलेयता क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, हो गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो गया कि विलेयता क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक। तो क्या क्या देखे भैया, विलेयता क्या है, एक बार दोहरा लीजिए हमारे साथ। विलेयता क्या है बोलिए। तो 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विलेय का जितना मैक्सिमम मात्रा हम डाल सकते हैं ताकि विलयन हमारा संतुलित बन जाए, तो उस मैक्सिमम मात्रा को ही बोला जाता है कौन सी, विलेयता। क्या क्लियर है भाई, उसी मैक्सिमम मात्रा को क्या बोलते हैं, विलेयता। और विलेयता को प्रभावित करने वाला 2 कारक में हम लोग क्या क्या बात किए। तो सबसे पहला बात किए भैया, सबसे पहला बात किए क्या कहते हैं, सबसे पहला बात हुआ विलेय और विलायक की प्रकृति, जो डिपेंड करता था किस पे बोलिए, लाइक डिजॉल्व लाइक पर, लाइक डिजॉल्व लाइक पर। और दूसरा था कौन सी, है ना, दूसरा था कौन सी भैया, क्या कहते हैं, तापमान, जो है ना तापमान, जिसमें हम लोग देखे कि विलेयता पर तापमान का एक जैसा प्रभाव पड़ता नहीं है। ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ता भी है, ताप बढ़ाने से विलेयता घटता भी है ना। अगर भैया विलेय के रूप में ठोस ले लोगे तो ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगा, और विलेय के रूप में द्रव या गैस ले लोगे तो ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाएगा। क्लियर है। चलिए, लेकिन आपको बता दें विलेयता को प्रभावित करने वाला एक और कारक है जो है दाब। जो क्या है, दाब, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसको जानेंगे। लेकिन इसको जानने के लिए आपको एक स्पेशल क्वेश्चन लिखा दिया है। विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो तो देख लिए, विलेयता पर ताप यानी टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है तो देख लिए, लेकिन विलेयता पर दाब का यानी प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है अब वो जानेंगे। और इसी को बताने वाला आदमी था हेनरी। तो इसको जानने के लिए हम एक स्पेशल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारा है हेनरी के नियम एवं अनुप्रयोग को लिखें। हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है हेनरी के नियम एवं अनुप्रयोग को लिखें। इंग्लिश में राइट हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इंग्लिश में क्या भैया, राइट हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरी के नियम एवं इसके अनुप्रयोग को लिखें। तो चलिए भैया अब देखते हैं हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग कहां कहां करते हैं। तो चलिए भैया सबसे पहले हेनरी का नियम जान लेते हैं, उसके बाद इसका अनुप्रयोग को जानेंगे। तो चलिए भाई मेरे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या बोलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके नियम को। तो यहां 2 क्वेश्चन एक साथ जुड़ा है। पहला क्वेश्चन है हेनरी का नियम और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में जोड़ा गया है इसके नियम का कौन सी, अनुप्रयोग। तो चलिए भाई साहब सबसे पहले हेनरी का नियम क्या है हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। हेनरी का नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो चलिए भैया पहले हेनरी का नियम समझने का प्रयास करते हैं। तो हेनरी का नियम क्या भैया, चलिए समझिएगा। हेनरी का नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। हेनरी का नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सवाल पूछते हैं, जरा बताइएगा, क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक या कोकोना या फिर मतलब क्या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक बोले तो थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला ये सब पिए हैं? बोलिए जी, क्या आप लोग कभी भी थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी ये सब पिए हैं? बोले हाँ सर पिए हैं। तो अगर आपने कभी थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी ये सब पिया होगा तो जैसे उसका ढक्कन खोला होगा आपने, है ना, जैसे भैया उसका ढक्कन खोले होंगे, जैसे थम्स अप वगैरह का ढक्कन खोले होंगे, सोई करके गैस निकला होगा, सौ करके कुछ गैस निकला होगा, जरूर गौर किए होंगे। गौर किए कि नहीं कमेंट में लिखिए जरा सा, है ना, गौर किए कि नहीं कमेंट में लिखिए, है ना, कमेंट में जल्दी लिखिए, लिखिए भैया जल्दी से। क्या आपने कभी ये चीज को गौर किया है? गौर किए कि नहीं कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी। गौर किए हैं? कमेंट में बताइए कि गौर किए कि नहीं किए हैं। बोलिए जी, आप लोग कभी थम्स अप पिए हैं, स्प्राइट पिए हैं, कोको कोला पिए हैं? तो आप थम्स अप, स्प्राइट या कोको कोला जब पिए होंगे तो जैसे भैया उसका ढक्कन खोले होंगे ना, जैसे उसका ढक्कन खोले होंगे सौ करके कुछ गैस निकला होगा, है ना, सौ करके कोई गैस निकला होगा। एक्चुअल में बता दे भैया वो जो गैस होता है ना, वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, है ना, गौर किए हैं, बहुत बार गौर किए हैं,
तो आपको बता दें उसी में छुपा हुआ है हेनरी का नियम। अगर आप गौर किए हैं तो उसी में छुपा हुआ है किसका नियम पता है? हेनरी का नियम। बोले कैसे? समझिए कैसे। अगर आपने कभी भैया, अगर आपने कभी थम्स अप, स्प्राइट, है ना, अगर आपने कभी थम्स अप, स्प्राइट, है ना, कोको कोला ये सब पिया होगा, अगर आपने कभी भी थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला ये सब पिया होगा, तो जैसे भैया इसका ढक्कन खोले होंगे, सौ करके भैया कोई गैस निकला होगा। ऐसा क्यों हुआ पता है? जैसे ढक्कन खोले फटाक से भैया सौ करके गैस निकल गया। क्यों? जब तक ढक्कन खुला था तब तक उसके अंदर में गैस था, जैसे ढक्कन खोले सौ करके गैस निकल गया। क्यों? इसका मतलब उस गैस को भैया जबरदस्ती भरा गया, उसमें जबरदस्ती भरा तब ना हड़ाक निकला है। आप ऐसा समझिए, आप इसको ऐसा समझिए कि मान लेते हैं एक रूम है, मान लेते हैं एक रूम है ना, मान लेते हैं एक रूम है, इस रूम के यहां पर भैया एक छोटा सा दरवाजा है, बता दीजिएगा। मान लेते हैं एक रूम है, इस रूम के, है ना, रूम पे यहां पर जो है एक छोटा सा दरवाजा है। इस रूम में एक लड़का को हम क्या किए हैं, इस रूम में एक लड़का को हम जबरदस्ती घुसा दिए हैं, जबरदस्ती एकदम ठिलिया के घुसा दिए है। जैसे एकदम ठिलिया रहे हो, नहीं घुसने को जाता, ना जब दिए एकदम ठिल टाल के घुसा के, एकदम पूरा प्रेशर दे करके, एकदम पूरा प्रेशर दे के ठिलिया के घुसा दिए। ठीक है ना। मान लेते हैं एक रूम है, इस रूम में एक लड़का को क्या किए, इस रूम में कोई लड़का को हम जबरदस्ती, ये नहीं चाह रहा था, है ना, ये नहीं चाह रहा था, फिर भी इसको क्या किए बोलिए जी, है ना। मान लेते हैं एक रूम है, अच्छा मिट गया जी, चलिए मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं एक रूम है, ठीक है, मान लेते हैं भैया एक रूम है, इस रूम पे हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं एक रूम है, यहां पर जो है ना रूम में छोटा सा दरवाजा है, इस रूम में एक लड़का को हम क्या किए हैं, एक लड़का को हम जबरदस्ती, इसके मर्जी के बिना, नहीं चाह रहा था घुसना, जबरदस्ती इसके मर्जी के बिना पूरा प्रेशर देके एकदम ठेलिया ठेलिया के अंदर घुसा दिए। ठेलिया ठेलिया के इसको क्या किए हैं, अंदर घुसा दिए, है ना, ठेलिया ठेलिया के क्या किए हैं, अंदर घुसा दिए, इसके मर्जी के बिना प्रेशर देके अंदर घुसा के दिए, गेटवा बंद करके दिए, गेटवा तो एकदम बंद करके, जबरदस्ती, एकदम जबरदस्ती बोले तो प्रेशर दे करके इसको क्या किए, है ना, रूम में घुसा दिए और गेटवा बंद कर दिए। अब बताइए, जैसे 1 घंटा बाद गेट खोलेंगे, मान लेते हैं 1 घंटा बाद गेट खोले या 2 घंटा बाद खोले, जब भी खोले, मान लेते हैं जैसे भैया 1 घंटा बाद हम क्या किए, मान लेते हैं 1 घंटा बाद हम क्या किए, गेटवा तो खोले, जैसे गेटवा खोलेंगे सुई हड़बड़ा के सलाई निकलेगा बाहर, एकदम हड़बड़ा के, एकदम दौड़ते हुए भगवा है ना, दौड़ते हुए बाहर निकलेगा। क्या है पता है क्या, किसको प्रेशर देके भरा गया था इसमें, इसीलिए हड़बड़ा के बाहर निकला। अगर इसके मर्जी से इसको भरते आराम से, बोलता नहीं हमको घुसाओ रूम में, है ना, आराम से भरते, आराम से भैया इसका मर्जी से रूम में भर देते और गेट लगाते, तो क्या हड़बड़ाक निकलता क्या? नहीं, ये हड़बड़ाक कम निकलेगा। जब इसको जबरदस्ती एकदम पूरा प्रेशर देके के ठिलिया ठिलिया घुसा दिया, गेट लगा दिया है, तो जैसे गेट खोलेंगे हड़बड़ाक निकलेगा। भैया सेम कहानी तो होता है थम्स अप स्प्राइट में, नहीं होता है? थम्स अप स्प्राइट में सेम कहानी होता है, जैसे ढक्कन खोलते हैं, जैसे थम्स अप स्प्राइट का ढक्कन खोले, जैसे ढक्कन खोले सुई करके हड़बड़ा के एकदम गैस निकला, सुई करके एकदम हड़बड़ा के गैस निकला, ठीक है ना, एकदम हड़बड़ा के गैस निकलता, सुई करके निकल गया। इसका मतलब उसमें गैस को जबरदस्ती भरा गया था, तब ना भैया, जबरदस्ती भरा गया था तब ना, जैसे ढक्कन खोला हड़बड़ा के गैस निकल गया, इसका मतलब उसमें जबरदस्ती भरा गया था। क्या समझ में आया बात? क्या क्लियर हुआ? तो ये यही कहानी है, यही है आपका हेनरी का नियम। मतलब जब तक भैया उसमें प्रेशर था, जब तक प्रेशर था, है ना, जब तक भैया प्रेशर था तब तक द्रव में गैस घुला हुआ था, जैसे प्रेशर खत्म, घुला हुआ गैस भी निकल गया, यानी गैस की विलयता भी खत्म। तो यही बात को भैया हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया था, उसी को बोला गया था हेनरी का नियम। तो हेनरी भाई साहब ने क्या बोला था पता है? हेनरी भाई साहब ने क्या बोला था कि हेनरी भाई साहब ने बोला था कि अगर हम किसी द्रव में, द्रव बोले तो लिक्विड, द्रव बोले तो लिक्विड, द्रव बोले तो लिक्विड, ध्यान दीजिएगा। हेनरी भाई साहब ने क्या बोला था कि अगर हम किसी द्रव में यानी लिक्विड में गैस को घोलते हैं बोले तो डिजोल्व करते हैं, अगर हम कोई लिक्विड में, अगर हम किसी लिक्विड यानी द्रव में, अगर कोई द्रव में हम गैस को घोलते हैं, तो ये गैस की विलयता कितनी होगी,
तो इस गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर दिया गया होगा, है ना, इस गैस पे जितना प्रेशर लगा होगा उस गैस की विलेयता भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब तक भैया गैस पे प्रेशर रहेगा तब तक घुला रहेगा, प्रेशर हटा दो घुला हुआ गैस भी निकल गया। यानी कि प्रेशर ज्यादा है तो गैस का विलेयता भी ज्यादा है, प्रेशर कम विलेयता कम, प्रेशर खत्म विलेयता खत्म, है ना। यानी कि किसी भी द्रव में जब हम गैस को डिजोल्व करते हैं, यानी गैस को घोलते हैं किसी भी द्रव में, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी द्रव में, ध्यान दे भैया, है ना, क्या हुआ भाई, सुनिएगा, किसी भी द्रव में, ठीक है, किसी भी द्रव में, ध्यान दीजिए, अगर हम किसी द्रव में किसको घोलते हैं, अगर हम किसी द्रव में गैस को घोलते हैं तो ये गैस की विलेयता कितनी होगी, तो वो डिपेंड करेगा इसके प्रेशर पे। गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगा होगा गैस की विलेयता भी उतना ही ज्यादा होगा। यही बात बोलने वाला आदमी कौन था, हेनरी। इसी को बोला गया हेनरी का नियम। क्या क्लियर हो गया? इस बात को बताने वाला आदमी कौन था, हेनरी। इसी बात को बोला गया था हेनरी का नियम। यानी हेनरी का नियम क्या बोला भैया, हेनरी का नियम बोला है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर, है ना, सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के सीधे समानुपाती होता है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता जो है वो प्रेशर यानी दाब के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी S समानुपाती P। आपको पता होना चाहिए जहां S क्या है, तो जहां S आपका सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता प्रेशर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही कहता है हेनरी का नियम। और आपको पता है भैया, आपको पता है कि जब भी हम कोई समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। तो जब आपको पता है तो क्या हेनरी को नहीं पता होगा, बोलिए जी, जब आपको पता है तो क्या हेनरी को नहीं पता होगा, हेनरी भी पता होगा। तो हेनरी ने भी समानुपाती हटा के कांस्टेंट लाया KH, तो फॉर्मूला हो गया S बराबर KH इंटू P। फॉर्मूला हो गया S बराबर KH इंटू P। यही हुआ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से आपका, है ना, यही हुआ हेनरी के नियम का फॉर्मूला। हालांकि आपको बता दें कि कुछ किताब सॉल्युबिलिटी को S से नहीं लिख करके M से भी लिखता है। आप जब एनसीईआरटी पलटाओगे तो एनसीईआरटी में विलेयता को S से नहीं M से लिखा है। क्यों? क्योंकि विलेयता एक क्या है, मात्रा है, बोले तो मास है, इसलिए कुछ किताब विलेयता को किससे लिखता है, M से भी लिखता है। ध्यान दीजिएगा। तो कुछ किताब में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी को S से लिखता है और कुछ किताब में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी को M से भी लिखता है। यानी S समानुपाती P को आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैसा, S समानुपाती P को आप M समानुपाती P भी बोल सकते हो। और आपको पता है कि जब जब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो क्या हेनरी ने पता होगा, हेनरी भी पता होगा ना। तो हेनरी ने भी भैया एक समानुपाती हटा के कांस्टेंट लाया था KH। तो फॉर्मूला हो गया M बराबर KH इंटू P। किसी को अगर भैया विलेयता को S से लिखना हो तो S से लिख सकते हैं, किसी को विलेयता M से लिखना हो तो M से भी लिख सकते हैं। हम ज्यादातर विलेयता के लिए S का यूज करते हैं। काहे कि हम S का यूज करते हैं, क्या कि इसमें हेनरी का नियम में हमारा ट्रिक बनता है। क्या ट्रिक बनता है पता है? हेनरी का अगर नियम याद करना है भैया, अगर आपको हेनरी का नियम याद करना है तो हेनरी का नियम याद करने के लिए आप एक ट्रिक माइंड में रख लीजिए, हेनरी का नियम अपने आप याद रह जाएगा। बोले क्या ट्रिक सर? तो अगर आपको हेनरी का नियम याद करना है तो आप दिमाग में रख लीजिए, हेनरी का नियम होता है, हेनरी का नियम होता है सोहन। हेनरी का नियम याद करना है तो आप हमको याद कर लीजिए, हेनरी का नियम खुद याद हो जाएगा। बोले कैसे सर? अगर आपको हेनरी का नियम याद करना है तो आप हमको याद कर लीजिए, हेनरी का नियम को खुद याद हो जाएगा। बोले कैसे? तो आपको बता दें, हम क्या है पता है? तो क्या है सर? आदमी है। अरे आदमी तो है, पर बता दें, हमारा कन्या का नाम है सोनी, हमारा कन्या का नाम है सोनी, हम है उसका पति, हमको दिखाती अगरबत्ती। अच्छा वो तो नहीं करती है ठीक है ना। आप ऐसा मानिए, क्या सुनिएगा, हेनरी का नियम याद करना है तो याद रखिए, हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम याद करना है तो हमको याद करिए। बोला पता क्या, हम क्या है, तो हम है सोनी का हैंडसम पति। याद रखिए, हम क्या है,
तो हमारा कन्या का नाम सोनी है, हम उसका पति है, और हैंडसम तो है ही है। भले भैया अभी टकला हो गया, बाल बाल उड़ गया, बाल बाल छिला गया है, बाल आएगा तो वापस से स्मार्ट बनबे करेंगे, हैंडसम होबे करेंगे। तो आपको बता दें, अगर हेनरी का नियम याद करा तो हमको याद करिए क्या, तो हमको याद रखिए हम क्या है, तो हम है सोनी का हैंडसम पति। क्या बोलिए जी, सोनी का हैंडसम पति। अब किसी का अपनी वाली एम से हो तो आप उसको एम से सिंबल याद करिए, मोनी का हैंडसम पति जो याद रखना है। हमारी वाली एस से है तो ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो याद रखिए हेनरी का नियम याद करना है तो याद रखिए सोनी का हैंडसम पति, याद रहेगा। बोले कैसे सर, याद रखिए हेनरी का नियम याद करना है ना, हेनरी का नियम याद करना है तो याद रखिए क्या, याद रखिए हेनरी का नियम याद करना है तो याद रखिए क्या, याद रखिए हेनरी का नियम के लिए याद रखिए इस बात को, कौन बात को, तो हेनरी का नियम के लिए याद रखिए सोनी का हैंडसम पति, सोनी का हैंडसम पति यानी हम, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इठो याद रहेगा ना तो हेनरी का नियम खुद बना लीजिएगा। बोले कैसे सर, तो याद रखिए हेनरी का नियम के लिए याद करिएगा सोनी का हैंडसम पति, और के एच किसके बदले आया है, बोलिए जी के एच किसके बदले आया है, समानुपाती बदले, यानी एस समानुपाती पी, जहां एस है सॉल्युबिलिटी, जहां एस है सॉल्युबिलिटी, है ना, एस है आपका कौन सी सॉल्युबिलिटी, और पी आपका है प्रेशर, पी आपका क्या है प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के सीधे क्या होता है समानुपाती होता है, यानी विलयता जो होता है वो दाब के सीधे समानुपाती होता है ना, यानी विलयता जो है वो दाब के सीधे समानुपाती होता है। क्लियर हो गया, चलिए भैया ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि विलयता जो है वो दाब को सीधे क्या है ना, विलयता जो है वो दाब के सीधे क्या होता है समानुपाती होता है। क्या क्लियर हो गया, चलिए भैया, तो यही है आपका हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम याद रखिएगा, तो हेनरी का नियम याद करने के लिए याद रखिए कौन सी, हेनरी का नियम के लिए याद रखिए सोनी का हैंडसम पति, है ना। और ये के एच किसके बदले आया है, समानुपाती के बदले, यानी एस समानुपाती पी, यानी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के सीधे समानुपाती होता है। यही है हेनरी का नियम। उम्मीद करते हैं हेनरी का नियम पूरा क्लियर हो गया होगा, याद रहेगा। लेकिन बता दे भैया, हेनरी भाई साहब ने एक वो बात नहीं बोला था, हेनरी भाई साहब ने दो गो बात बोला था, हेनरी भाई साहब ने एक गो बात नहीं बोला था, हेनरी भाई साहब ने दो गो बात बोला था। क्या क्या, तो सबसे पहला बात बोला था हेनरी भाई साहब ने दो गो बात बोला था। तो इसका पहला नियम क्या था, तो हेनरी का पहला नियम क्या था, तो हेनरी का पहला नियम था, हेनरी भाई साहब का पहला नियम था कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो प्रेशर के समानुपाती होता है, यानी एस समानुपाती पी, तो एस बराबर के एच इंटू पी, ये था पहला नियम, ठीक है। हेनरी बोला क्या, सॉल्युबिलिटी जो होता है प्रेशर के समानुपाती होता है, मतलब जिस गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगा होगा उस गैस की विलयता भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन भैया किस गैस पे कितना प्रेशर लगा है वो कैसे पता लगा है, तो इसके लिए हेनरी भाई साहब ने सेकंड नियम दिया था। वो बोला था कि प्रेशर जो होता है, किसी गैस का जो प्रेशर होता है, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो उस गैस के मोल अंश का सिंबल होता है काय। सेकेंड बात क्या बोला था, किसी भी गैस का जो प्रेशर यानी किसी भी गैस का जो दाब होता है वो उस गैस के मोल अंश के भी सीधे समानुपाती होता है ना। यानी कि पहला बात बोला कि जिस गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगा होगा उस गैस की विलयता उतनी ही ज्यादा होगी, यानी सॉल्युबिलिटी प्रेशर के सीधे समानुपाती होगा। प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम, मतलब जोन गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगा है उस गैस का विलयता उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन किस गैस पे कितना प्रेशर लगा है वो प्रेशर कैसे पता लगाए, तो इसके लिए सेकंड बात बोला कि किसी गैस का जो प्रेशर यानी किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो उस गैस के मूल अंश का सीधे क्या होता है समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती काय। और आपको पता है समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे, तो यहाँ भी कांस्टेंट लाया गया था KH, तो P बराबर KH इंटू काय, जिसमें ये फॉर्मूला आपका काम आता है किसमें, तो ये फॉर्मूला काम आता है आपका न्यूमेरिकल में। आगे चल के हम लोग इस फॉर्मूला से हेनरी के नियम का न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। क्या क्लियर हो गया, तो ये हुआ भैया आपका हेनरी का नियम। अब इसके साथ में जोड़ा है हेनरी के नियम का कुंजी, इसके साथ में जोड़ा गया है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, साथ में जोड़ा गया हेनरी के नियम का कुंजी भैया अनुप्रयोग, साथ में क्या जोड़ा है भाई, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें भैया आप जी, तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग ध्यान दीजिएगा, साथ में क्या जोड़ा है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग।
तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें, है ना, हेनरी के नियम का कौन सी भैया, हेनरी के नियम का, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग का बात करें भाई मेरे, तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग मतलब हेनरी के नियम को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग का मतलब हुआ कि हेनरी के नियम को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो हेनरी के नियम का कहाँ यूज होता है भैया, तो हेनरी का जो नियम हमने पढ़ा, आखिर इस नियम को कहाँ हम यूज कर सकते हैं, अब वही जानना है। तो हेनरी के नियम को कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी हेनरी का नियम कहाँ पे लागू होता है। तो पहला तो भैया, पहला तो अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में। पहला अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में लगता है किसका नियम, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में लगता है किसका नियम, हेनरी का नियम, है ना। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में लगता है किसका नियम, हेनरी का नियम। बोले कैसे, तो अभी बताए थे जी, सोडा वाटर में पता होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वही हुआ थम्स अप, स्प्राइट वगैरह, सोडा वाटर दारू में मिला करके पीने वाला वो आता है स्पेशल, इसको नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको जानते काफी हो गया, है ना। समझिए कि कोल्ड ड्रिंक जैसा ही चीज होता है वो भी, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में हेनरी का नियम कैसे लगता है, तो जैसे भैया, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलिएगा, है ना, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलिएगा तो फटाक से सोई करके भैया, है ना, फटाक से देखिएगा सौ करके उसमें कोई गैस निकलता है, आपको बता दो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो वहां पे किसका नियम लगा पता है, हेनरी का। बोले क्यों, कि भैया जब तक ढक्कन लगा था, प्रेशर जब तक था तब तक गैस घुला था, जैसे ढक्कन खोले, प्रेशर हटाए, है ना, घुला हुआ गैस भी सौ करके निकल गया, है ना, 100 करके निकल गया, यानी कि जब तक गैस घुला, है ना, जब तक प्रेशर था तब तक गैस घुला था, जैसे प्रेशर खत्म, घुला हुआ गैस भी खत्म। तो बताइए तो यह किसका नियम लगा, बोलिए जी, यह किसका नियम लगा, हेनरी का ही नियम लगा। क्या क्लियर है, चलिए। हालांकि क्लास में हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करते थे, पर एग्जाम में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस पॉइंट लिख देना है। पहले हेनरी का नियम तो लिख देना है, और फिर हेनरी के नियम का 2-3 है ना, अनुप्रयोग का 2-3 पॉइंट लिख देना है। डील नहीं करना है, क्लास में हम लोग डीलो करते थे, पर आपको डील नहीं करना है। लिख दीजिएगा हेनरी के नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग है, पॉइंट वाइज दे दीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर को पैक करने में, दूसरा पॉइंट है समुद्रों में गोताखोरी में इंग्लिश में कहा जाता है इन द डीप सी डाइविंग। ये सबको हम क्लास में एक्सप्लेन किए थे, जो बच्चा क्लास नहीं किया तो कम से कम भैया सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा कि समुद्र में जो गोताखोरी करता है ना, वहां पे भी हेनरी का नियम लगता है। ऐसे बता दें गोताखोर किसको बोलते हैं, गोताखोर किसको बोलते हैं, तो भैया पानी के अंदर एक गहरे पानी, ध्यान दीजिए, गहरे पानी के अंदर जो डुबकी लगाता है उसी बोलते हैं क्या, गोताखोर। ये नहीं कि पोखरों में कूदेगा गोताखोर बोल देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि पोखरवा में कूदेगा बोला देखो गोताखोर है, वो नहीं है, वो है ना, वो नहीं है। जो पोखर में कूदने वाला गोताखोर बोलेगा वो है ना साला हरामखोर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो गहरे पानी में कूद, है ना, जो गहरे, है ना, गहरे पानी में जो डुबकी लगाता है उसी बोलते हैं क्या, गोताखोर, ठीक है। तो समुद्रों में गोताखोरी में भी भैया हेनरी का नियम लगता है। कैसे लगता है, क्लास में इसको डील किए थे, पर आपको क्रैश कोर्स में भैया इसको डील करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हेनरी का नियम पूछेगा तो हेनरी का नियम लिख दीजिएगा, और उसके बाद अनुप्रयोग मिला के पूछेगा तो खाली लिख दीजिएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग मार के लिख दीजिएगा हेनरी के नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं, और 2-3 तो आप लोग उसका अनुप्रयोग का पॉइंट दे दीजिएगा जो आपके पीडीएफ में, है ना, आपके क्लास के पीडीएफ में ऑलरेडी है, ठीक है। बाकी भैया क्रैश कोर्स के लिए आप हमें ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि अभी जो क्रैश कोर्स आपको दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम पब्लिक किए हैं तो सबको पढ़ रहा है ना, सबको पढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि पब्लिक किए हैं तो सबको पढ़ रहा है, लेकिन नहीं भाई, ठीक है। आपको बता दिए हैं कि स्टार्टिंग में ही 4-5 दिन पब्लिक रखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को प्राइवेट रखेंगे, ठीक है, और ग्रुप में भेजेंगे
केवल वही बच्चा देख पाएगा, केवल वही बच्चा देख पाएगा जो बच्चा हमको पेमेंट किया है, उसका अलग है ना, उसका अलग ग्रुप है, उसी ग्रुप में हम भेजेंगे, है ना। हालांकि है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आपको बता दे, जैसे कि आपको बता दे भैया, कुछ बच्चे को, एक दो बच्चे को रिक्वेस्ट करने पर हम ग्रुप में से जोड़ दिए हैं पेमेंट वाला में। समय देंगे 2-4 दिन, उसके बाद में तो फिर है ना उसको रिमूव किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आपको क्रैश कोर्स जो हम दे रहे हैं, ये समझिए एग्जाम प्रिपरेशन के साथ क्रैश कोर्स भी है। समझिए ये आपका क्रैश कोर्स है विथ एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है ना। समझिए ये क्रैश कोर्स है आपका विथ एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है भाई। चलिए, तो आपको बता दें, अभी जो पब्लिक रख रहे हैं तो सब बच्चा देख रहा है, तो ये मत सोचिए सबको देखने देंगे हम। रात भर मेहनत कर रहे हैं सबके लिए नहीं भैया, ठीक है ना। रात भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर रात भर मेहनत कर रहे हैं सबके लिए नहीं, ठीक है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं सबके लिए नहीं कर रहे हैं भाई साहब, फल देते हैं। ये तो स्टार्ट में 3-4 दिन दिए हैं ताकि जो बच्चा पेमेंट नहीं किया हमको भैया पेमेंट कर दे। अन्यथा जो बच्चे ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं वो हमसे मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा यहाँ नंबर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ रहता है, ठीक है, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए भैया, तो आज हम लोग थ्योरी इसका कर लिए, है ना, है ना, आज थ्योरी कर लिए। एक और थ्योरी है ना, एक और थ्योरी है, आज का अगला थ्योरी है ना। आज का अगला थ्योरी वाला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है वाष्पदाब को समझाएं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है भैया? वाष्पदाब को समझाएं। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है थ्योरी का, वाष्पदाब को समझाएं। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइब वेपर प्रेशर, वाष्पदाब को समझाएं। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है भैया? आज का अगला क्वेश्चन है वाष्पदाब को समझाएं। ध्यान दे भैया, आज का अगला क्वेश्चन क्या है ना? आज का अगला क्वेश्चन क्या है भैया? वाष्पदाब को समझाएं। तो क्या होता है भाई मेरे वाष्पदाब? चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। वाष्पदाब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेपर प्रेशर। वाष्पदाब जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? वेपर प्रेशर। क्लियर है? वाष्पदाब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या होता है भैया वाष्पदाब, इसको समझिएगा। चलिए, क्या होता है भाई मेरे वाष्पदाब? चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्पदाब एक्चुअल में होता क्या है। समझिएगा, मान लेते हैं आपके पास कोई वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव को इंग्लिश में बोला जाता है वोलाटाइल लिक्विड। क्या बोला जाता है? वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं कि आपके पास कोई, मान लेते हैं आपके पास कोई वाष्पशील द्रव है। समझिएगा, मान लेते हैं आपके पास कोई वाष्पशील द्रव है ना। मान लेते हैं आपके पास कोई द्रव है यानी लिक्विड है। मान लेते हैं आपके पास कोई द्रव है यानी लिक्विड है जो वाष्पशील है। वाष्पशील है बोले तो वोलेटाइल है। वाष्पशील का मतलब जो वाष्प बन सके, जो क्या कर सके? वाष्प बन सके। सपोज करिए ना कि मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन में पानी है। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में जो है पानी ही है। सपोज करिए आपके पास एक बर्तन में क्या है? पानी ही है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन में पानी है, हम इसको क्या किए? गरमाए। तो पानी को जैसे गरमाएंगे भैया तो पानी का क्या होगा? बोलिए, पानी का क्या होगा? पानी का वाष्पीकरण होगा। पानी का वाष्पीकरण होगा, इसका मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाष्प बन के क्या होगा? उड़ेगा। वाष्प बन के उड़ेगा, कहां चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। वाष्प बन के उड़ेगा, वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन में पानी है, हम उसको पानी को क्या किए हैं? गर्म किए हैं। तो बताइए पानी वाष्पशील है कि नहीं है? वाष्पशील है, मतलब क्या ये वाष्प बन सकता है कि नहीं? पानी वाष्प बन सकता है कि नहीं? हाँ, बन सकता है। तो पानी वाष्प बन सकता है, इसका मतलब पानी कैसा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन में वाष्पशील पदार्थ है। सपोज करिए वो वाष्पशील पानी है। मान लीजिए हमने एक बर्तन में पानी लिया और उसको हम क्या किए? गरमाए। उसको हम क्या किए? गरमाए। तो पानी को जैसे भैया हम गरमाएंगे तो पानी का क्या होगा? बोलिए, पानी का वाष्पीकरण होगा, यानी पानी वाष्प बन के उड़ेगा और उड़ के वायुमंडल में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सपोज करिए कि अगर हम क्या किए? अगर हम बर्तनवा दिए बंद करके, अगर हम बर्तनवा दिए क्या करके? बंद करके, हम पानी लिए एक बर्तन में
एगो बर्तन में पानी लिए और बर्तन को दिए क्या करके, बंद करके, और अब पानी को हम क्या कर रहे हैं, गरमा रहे हैं। अब पानी को हम क्या कर रहे हैं भैया, गरमा रहे हैं। अब पानी को हम गरमा रहे हैं, बताइए कि जैसे हम पानी को गरमाएंगे तो पानी का वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी पानी का मॉलिक्यूल्स जो है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, ये सब वाष्प बनेगा। लेकिन क्या ये वाष्प बन के वायुमंडल में जा पाएगा, नहीं। बोले क्यों, क्योंकि दरवाजा तो बंद है ना, है ना, दरवाजा तो बंद है, ढक्कन तो लगा हुआ है, तो ये वाष्प कहां से जाएगा भैया, वायुमंडल में जा पाएगा क्या, नहीं, नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, बोलिए, नहीं जा पाएगा तो क्या होगा पता है ना, क्या होगा पता है, कुछ देर के बाद भैया क्या होगा, जैसे गरमाएंगे, वाष्प तो बन रहा है लेकिन ये बर्तन वहां बंद है, तो वाष्प वायुमंडल में जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा पता है, यही वाष्प संघनित होकर के, संघनित होकर के, यानी कि इसका संघनन होगा, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना, और वाष्पीकरण का इंग्लिश होता है वेपराइजेशन। तो यही वाष्प क्या होगा, है ना, यही वाष्प संघनित होकर के, फिर से भैया संघनित होकर के पानी बन करके जो है नीचे टपकेगा, फिर से ये पानी बन के क्या करेगा, नीचे टपकेगा। आप अगर गौर नहीं किए हैं तो गौर करिएगा, अगर आप गौर नहीं किए हैं तो गौर करिएगा कि हम लोग का मम्मी लोग जो खाना बनाती है, खाना बनाती है, कभी हंडी में आधन देती है। आधन बुझते हैं आप लोग, देहाती बच्चा बुझते ही होंगे, और नहीं बुझते बता देते हैं कि हम लोग जो है ना, हम लोग की मम्मी लोग जब खाना बनाने के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए क्या करती है ना, आधन देती है। आधन देती है मतलब पहले हंडी में क्या कर ली, हंडी में जो है ना पानी ले लिया, एकदम झपनी से ढक दिया, ठीक है। अब वो पानी जब खोलेगा, सौ सौ आवाज जब करने लगेगा, तब उसमें जो है ना चावल डालती है ना, चावल साफ सुथरा करके फटक करके उसमें डालती है, तब भात बनता है ना। तो वही हम लोग बोलते हैं, क्या पता है, उसको बोलते हैं आधन, ठीक है। तो मान लीजिए भैया, सपोज करिए कि हम, है ना, आप लोग देखे होंगे इस चीज को, आप लोग अपने आंखों से देखे होंगे, वाष्प दाब को अपने आंखों से देखे होंगे। कैसे, तो आप लोग कभी देखे होंगे कि हम लोग का मम्मी लोग जब खाना बनाने के लिए आधन देती है ना, खाना बनाने के लिए जब वो आधन देती है, तो है ना, यानी कि पानी को गर्म करने देती है, तो देखिएगा हंडी में पानी दे दिया और झपनी से ढक दिया। जब पानी पूरा एकदम उबलने लगता है, पूरा सौ सौ आवाज करने लगता है, तब जैसे देखते हैं, है ना, जैसे देखे होंगे झपनी जैसे उघाड़ते हैं, तो देखते होंगे झपनी से पानी टपक रहा होता है, झपनी से भी पानी टपक रहा होता है। गौर किया है, तो क्या पानी कहां से निकला है, झपनी से निकल रहा है पानी, नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ पता है, कि जैसे भैया पानी को हम गर्म कर रहे थे, तो पानी का वाष्पीकरण हो रहा था, यानी पानी वाष्प बन रहा था। लेकिन ये जो वाष्प का मॉलिक्यूल है, ढक्कन बंद होने की वजह से वायुमंडल में जा नहीं पा रहा था, तो इसका वापस से संघनन हो रहा था, यानी कंडेंसेशन हो रहा था, और ये फिर से पानी बन के नीचे वापस से टपक रहा था। क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ को हम गरमाते हैं तो वो वाष्प बन जाता है। लेकिन अगर भैया हम बर्तनवा बंद रखें तो वाष्प जो है वायुमंडल में जा नहीं पाता है, उसका वापस से कंडेंसेशन यानी संघनन होता है, अब फिर से वो संघनित होकर के नीचे आता है। तो जब ये वाष्प वापस से नीचे आएगा, तो जब ये वाष्प वापस से जब नीचे आएगा भैया, तो इस द्रव के सतह पे कुछ तो दाब लगाएगा, कुछ तो दाब लगाएगा। तो उसी दाब को ही कहा जाता है, उसी दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब, उसी दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। क्या क्लियर हो गया, उसी दाब को ही कहा जाता है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसको बोलते हैं पता है, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा, ये एक वाष्पशील द्रव है, उसी वाष्पशील द्रव का ये क्या है, वाष्प है। किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। उम्मीद करते हैं भैया क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में बोलेंगे किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के या लिक्विड के, किसी वोलेटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगाए गए प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं भैया वाष्प दाब क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कल के क्लास में आपको हम बताएंगे थ्योरी में क्या, कल के क्लास में आपको थ्योरी में पहला क्वेश्चन कराएंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक। कल के क्लास में थ्योरी में पहला क्वेश्चन बताएंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक, और उसी कारक से ही आएगा राउल्ट का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का क्लास में आपका होगा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक और राउल्ट का नियम। राउल्ट का दो नियम है, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पे
चलिए भाई साहब आज का क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। हालांकि बच्चे हमें कमेंट में लिखेंगे कि सर कल कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया था, ठीक है ना, जो आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आपने ऑब्जेक्टिव को रोका हुआ था। तो भाई मेरे आप चिंता ना करें, आपसे ज्यादा परवाह हमें है। हम कल के ऑब्जेक्टिव कलेक्शन को आज वाले में शामिल कर दिए हैं, ठीक है। आज के पीपीटी में हम कल का ही ऑब्जेक्टिव को वापस से डाल चुके हैं, ठीक है ना। यानी आज जो ऑब्जेक्टिव करेंगे उसमें कल का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक्चुअल में कल जो ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले थे आज वही ऑब्जेक्टिव लास्ट में आपको हम कराएंगे, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई मेरे आज का सबसे पहला क्वेश्चन को समझते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। उससे पहले एक बार कमेंट में सभी बच्चे लिख दें कि आप लोगों का साउंड का क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ बेहतर है या नहीं, सब कुछ सही सलामत दिख रहा है कि नहीं, है ना। जरा कमेंट में लिख दें, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ाई करेंगे। जरा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दें, फटाफट भैया आप लोग कमेंट में लिख दें कि आप लोग की साउंड का क्वालिटी, वीडियो का क्वालिटी सब कुछ बेहतर है कि नहीं। क्या एवरीथिंग क्लियर? चलिए बहुत बेहतर है, सब बात। चलिए भैया, चलिए भैया, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है भाई साहब क्वथनांक में उन्नयन, चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है भाई साहब, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना जरूरी है, और वो वर्ड है भाई मेरे उन्नयन। वो वर्ड है क्या भाई मेरे, उन्नयन, समझिएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया ये समझना आपको जरूरी है। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है भाई मेरे, आपको बता दें, साइंस में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। साइंस में उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन का मतलब होता है कमी। साइंस में उन्नयन का मतलब होता है भैया वृद्धि, और अवनमन का मतलब होता है भाई मेरे कमी। क्लियर है, याद रहेगा। जब जब आपको उन्नयन दिख जाए केमिस्ट्री में, है ना, यानी साइंस में, है ना, जब जब आपको उन्नयन दिख जाए तो समझिए वहां वृद्धि का बात हो रहा है, और जब जब अवनमन दिख जाए तो समझिए वहां पर कमी का बात हो रहा है। तो आज जो हम टॉपिक भाई पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या बोलते हैं भैया, तो क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है ये आपको बता दें। तो सबसे पहले भैया आपको हम जानकारी देते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक जिसका इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है भाई मेरे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, समझिएगा। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी द्रव को वाष्प में बदलने वाला जो टेम्परेचर होता है ना, वह टेम्परेचर ध्यान दिए क्या बोल रहे हैं, वह टेम्परेचर जो किसी द्रव को यानी किसी लिक्विड को वाष्प में बोले तो वेपर में बदलता है, उस टेम्परेचर को ही बोला जाता है भाई मेरे क्वथनांक। इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, समझिएगा। जैसे कि मान लिया जाए भैया आपके पास एक बर्तन में पानी है। मान लेते हैं आपके पास एक बर्तन में क्या है, पानी है। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन में क्या है, पानी है। पानी है बोले तो वाटर है। आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बोले तो गर्म कर रहे हैं।
आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बोले तो गर्म कर रहे हैं। तो भैया पानी को जब हम गरमाएंगे, पानी को जब हम गरमाएंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा टेम्परेचर होगा ना जिस पर पानी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। तो भैया जिस टेम्परेचर पर ये पानी वाष्प बना, वही टेम्परेचर को बोला जाएगा पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव वाष्प में यानी वेपर में बदलने लगता है, उसी तापमान को बोला जाता है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि भैया, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपको पता होना चाहिए जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अगर हम पानी को गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम पानी को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा यानी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जल का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो भैया अगर आपके पास कोई शुद्ध जल है तो शुद्ध जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, जिसको सूचित किया जाता है टीबी से। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, जिसको डिनोट किया जाता है किससे भैया, टीबी से। और ये शुद्ध जल का क्वथनांक था तो इसको लिखा जाएगा टी नॉट बी। इसको क्या लिखा जाएगा, टी नॉट बी। तो जल के लिए टी नॉट बी का मान कितना हो गया भैया, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर भैया आप कभी गौर करोगे, क्या गौर करोगे कि अगर पानी आपने शुद्ध लिया, अगर आपने पानी क्या लिया, शुद्ध लिया, और शुद्ध जल का क्वथनांक को आपने चेक किया, बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया, तो शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलेगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोलेगा सर कोई क्वथनांक कैसे नापेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर क्वथनांक कैसे नापेंगे। तो भैया कल ही का क्लास में बताया है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, लगा के थर्मामीटर लगा करके। तो ध्यान दीजिएगा। तो भैया अगर आपके पास कुछ शुद्ध जल है और उसका आप बॉइलिंग पॉइंट को नापिएगा, बॉइलिंग पॉइंट किसको कैसे नापते हैं पता है भैया, बॉइलिंग पॉइंट कैसे नापते हैं, कल को बताए हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसको नापना है तो आप क्या करिए पता है, एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें थर्मामीटर डुबा दीजिए और गर्माना शुरू करिए। जब देखिएगा कि पानी उबलने लगा तो थर्मामीटर को उठा के देखिएगा टेम्परेचर कितना है, तो दिखाई देगा वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है। और अब देखिएगा जब तक भैया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गया है, तब तक पानी को उबलते नहीं पाइएगा। लेकिन जब टेम्परेचर चले जाएगा किसमें, जब टेम्परेचर चले जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, किससे चल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, तो अब देखिएगा पानी उबलने लगेगा। बोले तो शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई मेरे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या क्लियर है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भाई साहब अगर आप इसी शुद्ध जल में 50 ग्राम चीनी मिला दो या 100 ग्राम चीनी मिला दो या 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी नमक मिला दो, मतलब ऊपर से कोई विले मिला दो, ऊपर से कोई क्या मिला दो, विले मिला दो, बोले तो सॉल्यूट मिला दो। लेकिन वो विले कैसा होना चाहिए, वो विले कैसा होना चाहिए, तो विले होना चाहिए अवाष्पशील। अवाष्पशील विले यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो उड़ता नहीं हो। अगर आप भैया शुद्ध जल को लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नापोगे तो मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी शुद्ध जल में अगर आप ऊपर से चीनी, नमक, है ना, ग्लूकोज, मतलब कोई भी अवाष्पशील विलेय को डाल दोगे तो आप पाओगे कि अब वो 100 डिग्री पे नहीं उबल रहा है। अब उसको उबलने में 101 डिग्री लग जाएगा या 102 डिग्री लग जाएगा या 103 डिग्री लग जाएगा। मतलब अब उसको उबलने में और ज्यादा भी टेम्परेचर लगेगा, यानी कि उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक में इस वृद्धि को ही बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर हो गया, क्वथनांक में इस वृद्धि को ही बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन किसको बोलते हैं भाई साहब,
है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए। तो आपको हम एक वीडियो भेज देंगे क्लास 11th का। क्लास 11th में हमने, है ना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ बताए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको हम भेज देंगे, तो आप फ़ारेनहाइट में कितना होगा चेक कर लीजिएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे करते हैं, केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये सारा भैया बताया गया है ना, 11th क्लास में हमारे पास उसका वीडियोस भी है। तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, तो हम आपको उसका वीडियो सेंड कर देंगे। पता चल जाएगा कि टेम्परेचर को भैया चेंज कैसे करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, केल्विन में चेंज कैसे करते हैं। तो अपने आप भैया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप चेंज करके खुद जवाब दे दोगे। ठीक है ना, हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपको जवाब देने का तरीका सिखा देंगे ताकि आप जवाब खुद दे सके। ठीक है भाई साहब, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन किसको बोलते हैं भैया, तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब हुआ क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि मतलब जब कोई शुद्ध विलायक में, जब कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का जो क्वथनांक हो गया, तो विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। नाम में क्लियर है, उन्नयन मतलब वृद्धि। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को ही बोला गया क्वथनांक में उन्नयन। नाम से क्लियर हो गया भैया, उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है कौन जी, वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया, वृद्धि। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि। नामे में क्लियर आंसर भैया, है ना, नाम में ही आंसर क्लियर है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो गया होगा। क्वथनांक में वृद्धि हो गया होगा, इसका मतलब पहले का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। पहले का मतलब शुद्ध वाला का, शुद्ध वाला का क्वथनांक कम होगा। अब मिलाने के बाद क्वथनांक में वृद्धि हो गया होगा, तो क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ उसी वृद्धि को ही बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या क्लियर हो गया बात, क्या क्लियर हो गया। मान लेते हैं हमारे पास कोई शुद्ध जल है, उसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको लिखा जाएगा कौन सी, टीबी नॉट। बोले क्यों सर, तो टीबी मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग क्वथनांक, और नॉट क्यों, क्योंकि अभी जल शुद्ध है। लेकिन मान लेते हैं इसमें ऊपर से हम चीनी मिला दिए या नमक मिला दिए या ग्लूकोज मिला दिए, और अब हम उसका क्वथनांक को नापे तो हमको उसका क्वथनांक जो है 100 से पक्का ज्यादा ही मिल जाएगा। मान लेते हैं 101 डिग्री सेल्सियस मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा, टीबी नॉट। नहीं, इस बार नॉट नहीं लगेगा। बोले क्या है, क्या कि मिलाने के बाद अब ये शुद्ध नहीं रहा, तो अब इसका क्वथनांक क्या लिखाएगा, टीबी। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो जो विलयन बन जाता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में इस वृद्धि को, जितना का वृद्धि हुआ उसी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीबी से, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हुआ भैया, तो आप खुद बताइए, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, टी नॉट बी माइनस टीबी या टीबी माइनस टी नॉट बी। तो फॉर्मूला होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। बोले क्यों सर, बोले क्यों भैया, है ना, बोले क्यों, क्योंकि शुद्ध वाला का क्वथनांक 100 था, तो मिलाने के बाद का क्वथनांक यानी कि बिना शुद्ध वाला का क्वथनांक उससे बढ़ गया। तो चेंज कितना का हुआ, पहले 100 बाद में 101, तो चेंज यानी वृद्धि कितना का हुआ, एक का। कैसे निकाले, तो 101 में घटा के 100 यानी टीवी में घटा के टी नॉट बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा भैया क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट बी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वथनांक में उन्नयन पूछेगा तो क्वथनांक में उन्नयन का डिफिनेशन दे करके यहां तक ही लिख दीजिएगा। हालांकि आपके क्लास के नोटबुक में जो है इस फॉर्मूला से भी आगे फॉर्मूला है, लेकिन आपको एग्जाम में उसके आगे का लिख के दिखाना नहीं है। तो बोलेगा उसके आगे का आप क्यों लिखा है सर, तो उसके आगे का हम क्यों लिखाए हैं, तो उसके आगे का इसलिए लिखाए हैं क्योंकि उसके आगे आपको फॉर्मूला बनवाए हैं जिससे बनेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्लास में तो भैया हम लोग हर फॉर्मूला का प्रूव ना करेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया। ठीक है, तो उसका न्यूमेरिकल भैया बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला सब न्यूमेरिकल में काम देगा। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं,
तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला देने के बाद जो है, मतलब क्वथनांक में उन्नयन का डिफिनेशन देने के बाद जो है केवल और केवल क्या दे दीजिएगा, फॉर्मूला दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। चलिए भैया अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है ना। चलिए भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हाँ, एक बच्चे ने फॉर्मूला भी लिख दिया है, मोहम्मद फजल फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कैसे चेंज करते हैं, सब लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। थोड़ा सा थकान आ गया है, आज बहुत भागदौड़ हो गया ना, शादी ब्याह में भोज भोज खाना, पहले तो पढ़ा के घर आना, घर से फिर भोज खाने जाना, फिर तुरंत आना, बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। मेरे चेहरे पे आपको साफ थकान दिखता होगा। ठीक है, आज मेरे चेहरे पे आपको जो है, आज मेरे चेहरे पे आपको साफ थकान नजर आता होगा। बाकी दिनों की तुलना में आज हमारा चेहरा देख के आपको थोड़ा सा थका थका सा लगता होगा। ठीक है ना। तो चलिए भैया, चलिए आगे का बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन, तो अवनमन इंग्लिश क्या होता है, डिप्रेशन, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है भाई साहब हिमांक में अवनमन, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है भाई मेरे हिमांक में अवनमन, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अवनमन का मतलब होता है भैया कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है भाई साहब, कमी। तो हिमांक में अवनमन मतलब क्या हो गया, हिमांक में कमी। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या भाई साहब, हिमांक में कमी। तो भैया अब हमको साफ साफ पता चल गया हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक में कमी आ गया होगा। हिमांक में कमी आ गया होगा मतलब पहले जितना हिमांक था, यानी शुद्ध रूप में जितना हिमांक था, मिलावट करने के बाद उसका हिमांक क्या हो गया होगा, घट गया होगा। नामेश तो क्लियर भैया, हिमांक में कमी। जैसे बोलेंगे हमारा खूबसूरती में कमी आ गया, तो भैया लोग क्या समझेगा, पहले ज्यादा खूबसूरत था, पहले ज्यादा खूबसूरत था, अब भैया इसमें क्या आ गया, कमी आ गया। तो उसी तरह बोलेंगे हिमांक में कमी आ गया, तो लोग को क्या समझ में आएगा कि पहले का हिमांक क्या था, ज्यादा था, और अब का हिमांक क्या हो गया, घट गया। तो यहां पहले का मतलब क्या, पहले का मतलब शुद्ध विलायत, पहले का मतलब शुद्ध रूप में, और बाद में मतलब विलयन बनने के बाद। बस यही याद रखिएगा, पहले का मतलब शुद्ध रूप में और बाद में मतलब विलयन बनने के बाद। तो नामे में क्लियर भैया, हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक में क्या गया होगा, कमी आ गया होगा। हिमांक में क्या गया होगा, कमी आ गया होगा। इसका मतलब पहले का जो हिमांक है वो ज्यादा होगा, और कुछ मिलावट करने के बाद का हिमांक क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो हिमांक में इसी कमी को ही बोला जाता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में इसी कमी को बोला जाता है ना, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन किसको बोलते हैं भाई साहब, है ना। हिमांक में अवनमन किसको बोलते हैं, तो पहले का हिमांक से बाद में हिमांक घट गया होगा। तो भैया पहले हिमांक क्या है समझिएगा, हिमांक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भैया, तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड यानी द्रव, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव, है ना, जमने लगता है, जमने लगता है मतलब ठोस बनने लगता है। वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जमने लगता है मतलब ठोस बनने लगता है, उसी ताप को ही बोला जाता है क्या भैया, हिमांक। क्लियर हो गया। वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जमने लगता है क्या कहलाता है, तो हिमांक कहलाता है। बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज होने लगता है, बोले तो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक किसको बोलेंगे, तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जो है, जिस पर कोई द्रव जमने लगता है यानी ठोस बनने लगता है, उसी को बोला जाता है हिमांक। जैसे कि शुद्ध जल का हिमांक, हिमांक को लिखा जाता है टीएफ से। टीएफ क्यों, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। टीएफ क्यों, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। तो शुद्ध जल का हिमांक होता है भैया 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन। शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 केल्विन। आपने बचपन में पढ़ा होगा। मतलब
अगर पानी शुद्ध है तो उसको जमने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। लेकिन शुद्ध जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध है तो माथा पे क्या लगाएंगे? नॉट। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग मतलब हिमांक हुआ, लेकिन शुद्ध है तो माथा में क्या लगा दीजिए? नॉट, टी नॉट है। तो अगर भैया आपके पास कुछ शुद्ध जल है तो उसका हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। लेकिन अगर आप इसी जल में कोई विलेय डाल देते हो, नमक वगैरह मान लेते हैं, कोई विलेय डाल देते हैं, तो अब उसका हिमांक घट जाता है, यानी कि अब वो 273 पे नहीं जमेगा, वो बोलेगा और ठंडा करो हमको, और ठंडा करो तब हम जमेंगे, नहीं तो नहीं जमेंगे। नहीं देखते हैं, अगर भैया बर्फ में नमक डाल देते हैं उसको जल्दी पिघला देता है, जमा हुआ चीज को भी पिघला देता है। अगर पानी को भैया जमाओगे तो 0 डिग्री पे जम जाएगा, लेकिन अगर वही पानी में नमक डालोगे तो 0 डिग्री पे यानी 273 पे नहीं जमेगा, वो बोलेगा हमको और ठंडा करो तब जमेंगे। जैसे आप जमा हुआ पानियों में अगर नमक डाल दीजिएगा ना भैया, उसको पिघला देता है ना। सोचिए, जमा हुआ चीज को पिघला देता है, तो पानी में नमक डालिएगा जल्दी जल्दी जमने देगा, जब जमा हुआ चीज को पिघला देता है जल्दी जमने देगा? उसको नहीं जमने देगा। यानी कि वो बोलेगा हमको और ठंडा करो भैया, और ठंडा करो तब जमेंगे, 273 पे नहीं जमेंगे, हमको और ठंडा करो। यानी उसका हिमांक क्या हो जाएगा? बोलिए, घट जाएगा। उसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लेते हैं मिलावट करने के बाद का हिमांक, यानी टी नॉट एफ नहीं, टी एफ, मान लेते हैं मिलावट करने के बाद का हिमांक मान लेते हैं हो गया 270 केल्विन, ठीक है ना। तो कमी कितना का आ गया? बोलिए, कमी कितना का आ गया? 3 केल्विन का। तो भैया जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक में क्या आ जाता है? कमी आ जाता है। तो हिमांक में इसी कमी को ही बोला जाता है हिमांक में अवनमन, जिसको डिनोट किया जाता है भैया किससे? जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टी एफ से, जिसको डिनोट किया था डेल्टा टी एफ से। और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? सोचिए, टी एफ माइनस टी नॉट एफ, या फिर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। कौन वाला फॉर्मूला होगा? बोलिए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो बच्चा क्या बोलेगा पता है? फॉर्मूला होगा नीचे वाला। बोले कैसे सर? क्योंकि यहाँ पर बाद वाला तो घट रहा है, शुद्ध वाला क्या था? ज्यादा था, तो शुद्ध वाला मतलब नोट वाला ज्यादा था, तो नोट वाला आगे रहेगा। क्योंकि चेंज कितना का हुआ कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ पर टी नॉट एफ 273 था, टी एफ 270 हुआ, तो कमी कितना गया? 3 का। कैसे निकाले? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। क्या क्लियर है? तो अगर एग्जाम में भैया सवाल आ जाएगा, अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए, अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा, है ना, चलिए ठीक है ना, चलिए भैया, हिमांक में अवनमन का सवाल, है ना, ध्यान दीजिएगा, हिमांक में अवनमन का सवाल अगर एग्जाम में आ जाए कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो जवाब क्या दीजिएगा पता है? तो ऐसे पकड़िएगा, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है क्या? कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। हिमांक में अवनमन मतलब हिमांक में कमी, मतलब हिमांक में कमी आ गया होगा, घट गया होगा। इसका मतलब पहले जितना हिमांक था अब उतना हिमांक नहीं रहा, घट गया होगा। पहले मैंने शुद्ध वाला में, यानी जब कोई शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलेय मिला दोगे तो विलयन का हिमांक जो होगा वो घट जाएगा। तो हिमांक में इसी कमी को ही बोला जाता है भाई साहब हिमांक में अवनमन। क्या क्लियर है? हिमांक में इसी कमी को ही बोला जाता है हिमांक में अवनमन। उम्मीद करते हैं भाई साहब पूरा क्लियर हो गया होगा, जिसको डिनोट करता है डेल्टा टी एफ से। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना भैया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित पदों को या निम्न पदों को परिभाषित करें। कौन कौन? तो पहला पद है परासरण, दूसरा है परासरण दाब और तीसरा है एसपीएम। तो चलिए भैया इसको डिफाइन करते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कौन कौन? तो पहला है परासरण ऑस्मोसिस, दूसरा है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा है अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जिसको शॉर्ट में बोलता है एसपीएम। तो चलिए भैया ये तीनों को हम लोग एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों को एक ही बार में भैया समझ में आ जाएगा। ये तीनों बातों को, ये तीनों पार्ट को आप एक ही बार में समझ सकते हो। कैसे? तो चलिए भैया समझाते हैं कैसे। एक एग्जांपल देख करके तीनों को हम समझाते हैं।
है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सर आज ज्यादा नहीं पढ़ाइए क्योंकि पहले हेल्थ तब पढ़ाई। जब पढ़िए ना बाबू, देखते हैं। ठीक है ना, तो चलिए भाई साहब, तो चलिए ये तीनों को, है ना, चलिए भैया तीनों को एक बार में समझाते हैं। ठीक है ना, क्या बोला है, निम्न पदों को परिभाषित करें। इंग्लिश में बोलेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कौन कौन, तो पहला है ऑस्मोसिस, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, एसपीएम। तो चलिए भैया ये तीनों चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये तीनों चीज आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बस एक ही एग्जाम्पल से आपको जो है ना ये तीनों बात समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू ये तीनों बातों को समझाते हैं। तो चलिए भाई साहब ये तीनों बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या, सबसे पहला बात है प्रासरण, दूसरा है प्रासरण दाब, और तीसरा है एसपीएम, बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यही अर्धपारगम झिल्ली। तो भाई साहब पहले प्रासरण क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रासरण क्या होता है इसको समझते हैं, बाकी चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। तो किसको बोलते हैं भैया प्रासरण, समझिएगा। प्रासरण समझने के लिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप लोग कभी पानी में किशमिश को डाल के फुलाए हैं? बताइए जी, आप लोग जरा कमेंट में लिखिए, क्या आप लोग कभी पानी में किशमिश को डाले हैं? बोलिए जरा कमेंट में लिखिए, है ना। चलिए ये तीनों बात को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसके लिए जरा सा एक बात बताइए, क्या आप कभी पानी को किशमिश में डाले हैं? बोले एकदम डाले हैं सर। बोले क्या हुआ था, क्या हुआ था सर? तो बोलेगा सर फूल गया था सर, है ना, बोलेगा सर फूल गया था सर, है ना। पानी को, है ना, पानी में किशमिश डाले थे तो किशमिश फूल गया था सर। ठीक है, तो सुनिए भैया, जब आप पानी में किशमिश को डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमने एक बर्तन में क्या लिया, मान लेते हैं हम एक बर्तन में पानी लिए और पानी में हम डाल दिए किसको, पानी में हम डाल दिए किशमिश को। किसको डाल दिए, किशमिश को। तो आपने देखा होगा भैया कि जैसे हम पानी में किशमिश को डालते हैं, कुछ समय के बाद किशमिश क्या हो जाता है, बोलिए, कुछ समय के बाद किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। कुछ समय के बाद किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है ना। क्यों फूल जाता है भैया, तो क्या हुआ इसमें आप गौर किए, क्या हुआ गौर कीजिए। अगर आपने पानी में, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपने पानी में, अगर आपने पानी में किशमिश को डाल दिया, अगर आपने पानी में किशमिश को डाल दिया, तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो है ना वो किशमिश फूल जाता है। किशमिश फूल गया एक्चुअल में क्या हो गया, किशमिश फूल गया एक्चुअल में। किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल्स जो है, किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल्स जो है प्रवेश कर गया। एक्चुअल में पानी के, है ना, एक्चुअल में किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल्स क्या कर गया, प्रवेश कर गया। इसका मतलब भैया पानी का मॉलिक्यूल्स कहां से कहां तक गया, बोलिए, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। अब बताइए भाई साहब, आप जरा इसको सोच के बताइए, आप जरा सोच के बताइए कि अगर आपने एक बर्तन में पानी लिया है, अगर आपने एक बर्तन में क्या लिया है, पानी लिया है, और उस पानी के बर्तन में आपने डाल दिया किसको, पानी के बर्तन में आपने डाल दिया किसको, किशमिश को। अब आप बताइए, तो अब आप बताइए, अब आप जरा सोच के बताइएगा भाई साहब कि पानी ज्यादा गाढ़ा है कि किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गाढ़ा है? जरा सोच के बताइए, पानी ज्यादा गढ़िया है कि किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गढ़िया है? तो आप बोलिएगा किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गढ़िया है, यानी कि किशमिश के अंदर के पार्ट का सांद्रता, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसका मतलब किशमिश के अंदर का जो पार्ट है, किशमिश के अंदर का जो पार्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या है जी, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। किसकी तुलना में, पानी के तुलना में। तो अब देखिएगा जैसे भैया, जैसे अब देखिएगा, जैसे देखिएगा कि पानी में हम किशमिश डाले तो कुछ समय के बाद किशमिश फूल गया। किशमिश फूल गया मतलब किशमिश के अंदर में पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रवेश कर गया। पानी का मॉलिक्यूल्स प्रवेश कर गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में। पानी का सांद्रता ज्यादा था कि किशमिश के अंदर का सांद्रता ज्यादा था? सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, इंग्लिश में कंसंट्रेशन। तो पानी ज्यादा गढ़िया था, किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गढ़िया था। बोलिएगा किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गढ़िया था।
यानी कि किशमिश के अंदर के पार्ट का सांद्रता ज्यादा था, पानी का सांद्रता क्या था, कम था। अब बताइए किशमिश के अंदर का पार्ट पानी में आया कि पानी चला गया किशमिश के अंदर, तो आप बोलिएगा पानी चला गया किशमिश के अंदर तो ना किशमिश फूला। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो है निम्न सांद्रता से कहां गया, उच्च सांद्रता की ओर। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कहां से कहां गया, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो वह प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, विलायक बोले तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा इससे केवल कौन गुजरता है, विलायक का अणु। अगर भैया आप इसमें जो है, आप इसमें पानी में, अगर भैया पानी में आप है ना, पानी में आप ग्लूकोज डाल के रख दीजिए या पानी में बालू तालू डाल के रख दीजिए, तो किशमिश के अंदर में बालू का कण नहीं घुस जाएगा, केवल किसका कण घुसेगा पता है, पानी का, यानी विलायक का, सॉल्वेंट का। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, क्या कहलाता है भैया, परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वह प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, उसी को बोला जाता है परासरण यानी ऑस्मोसिस। क्या क्लियर हुआ भैया, ठीक है ना, उसी कहा जाता है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। क्या क्लियर है। लेकिन भैया ध्यान दीजिए, ये विलायक का अणु यानी जल का अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो जाता है, वो किससे होते जाता है पता है भैया, वो किससे होते जाता है, तो एसपीएम से यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, यानी अर्धपारगम झिल्ली से। अब बोलेगा सर ये अर्धपारगम झिल्ली क्या है, तो अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो अर्धपारगम्य, अर्ध मन आधा, पारगम मन पार होने देगा, आधा पार होने देगा, मतलब वह झिल्ली जिससे होकर के केवल और केवल विलायक यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल गुजरता है, सॉल्यूट का यानी विलेय का मॉलिक्यूल नहीं, उसी को बोलता है अर्धपारगम झिल्ली। आप इसको ऐसा समझिए ना, आप इसको ऐसा समझिए, अर्धपारगम झिल्ली आपको समझना है ना, अर्धपारगम झिल्ली आपको समझना है तो ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे कि आप चाय बनाए, जैसे आप चाय बनाए तो चाय छकनी होता है, चाय छकनी, चाय छकनी से चाय को जैसे छांकते हैं, तो बताइए उस छकनी से केवल किसका मॉलिक्यूल्स पार हो पाता है, चाय का मॉलिक्यूल्स पार हो पाता है। चाय पत्ती का जो है, चाय पत्ती का मॉलिक्यूल्स को वो क्या करता है, रोक लेता है, केवल किसको पार होने देता है, चाय के मॉलिक्यूल्स को पार होने देता है ना, चाय पत्ती के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रोक लेता है। तो समझिए वही झिल्ली केमिस्ट्री की भाषा में कहलाएगा कौन सी पता है, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी वह झिल्ली है ना, वह झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक का अणु ही गुजर सकता है, विलेय का अणु नहीं, वही कहलाता है अर्धपारगम झिल्ली। तो एक्चुअल में होता क्या है भाई साहब, क्या होता है भाई साहब, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप एक बर्तन में, अगर आप एक बर्तन में पानी लिए और उसमें डाल दिए किशमिश, अगर एक बर्तन में पानी लिए और उसमें डाल दिए किशमिश, और मान लेते हैं पानी में आप बालू तालू भी मिला दिए ना, पानी में आप बालू तालू भी मिला दिए हैं, धुरदा उर्दा भी घोल दिए हैं, ठीक है ना, धुरदा उर्दा भी घोल दिए हैं, तो वो किशमिश के अंदर केवल कौन गुजर पाएगा पता है, वो किशमिश के अंदर में कौन जा पाएगा, केवल पानी का यानी कि विलायक का मॉलिक्यूल जा पाएगा, विलेय का मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा। एक्चुअल में इसके जो ना, इसके अंदर एक झिल्ली होता है, किशमिश के अंदर एक झिल्ली होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जो भैया जो क्या कहते हैं धुलकन के मॉलिक्यूल्स वगैरह को रोक लेगा, केवल किसको गुजरने देगा पता है, विलायक के मॉलिक्यूल गुजरने देगा। तो वही झिल्ली जो केवल विलायक को गुजरने देता है, विलेय को रोक लेता है, उसी को बोला जाता है अर्धपारगम झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है। एग्जाम में बोलेगा अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे, वह झिल्ली जिनसे होकर के, वह झिल्ली जिनसे होकर के केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलेय के नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट मेम्ब्रेन थ्रू विच only solvent molecule can pass, not solute molecule, है ना, इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोले तो अर्धपारगम झिल्ली, है ना, ये हुआ आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
क्या क्लियर हो गया भैया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग का ऑस्मोसिस और एसपीएम क्लियर हो गया होगा। फिर से बोलिए, ऑस्मोसिस यानी परासरण और एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली। क्लियर हो गया है ना? क्लियर हो गया? कमेंट में लिखिए किसको बोलते हैं। फिर से बोलिए, किसको बोलते हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस? क्लियर हो गया? किसको बोलते हैं? तो जैसे हम किशमिश के अंदर में, जैसे हम पानी में डाल दिए किशमिश को, जैसे हम पानी के अंदर डाल दिए किशमिश को, तो भैया क्या हुआ? किशमिश फूल गया। किशमिश फूल गया मतलब किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल चला गया। तो पानी का मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर घुस गया, तो किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गाढ़ा था कि पानी ज्यादा गाढ़ा था? तो बोलोगे किशमिश के अंदर का पार्ट ज्यादा गाढ़ा था, पानी कम गाढ़ा था, यानी पानी का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कम था, और किशमिश के अंदर का पार्ट का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या था? ज्यादा था। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। इसका मतलब इस प्रक्रिया में मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ गया। हिंदी में बोलेंगे कि इसमें अणु जो है निम्न सांद्रता से कहां गया? उच्च सांद्रता की ओर गया। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, क्या कहलाता है? बोलिए, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। क्या क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? सॉरी क्या बोलेंगे? परासरण। परासरण किसको बोलेंगे? परासरण यानी ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे? तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है। लेकिन किससे होते गति करता है? अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए गति करता है, उसी को बोलते हैं परासरण, है ना? क्या बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन मूव टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलिए भैया, तो ये हो गया परासरण और एसपीएम। और अब आपको बताते हैं परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब आपका परासरण हो ही गया, ध्यान दीजिएगा, जब आपका परासरण हो ही गया तो अब आपको बताते हैं परासरण दाब क्या है। अब आपको बताते हैं परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब समझना काफी आसान भैया, तुरंत समझ सकते हैं आप लोग। बोले कैसे? परासरण दाब समझना बहुत आसान है, तुरंत समझ सकते हैं। बोले कैसे सर? अगर आपने परासरण को समझ लिया, अगर आपने परासरण को समझ लिया तो परासरण दाब भैया अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने परासरण को समझ गया तो परासरण दाब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? तो अभी अभी आप परासरण समझे है ना? बोले हाँ सर एकदम समझे हैं। बोले कैसे? बोले सर एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझे हैं। बोले कैसे? तो बोलेगा जैसे सर किशमिश के अंदर में, है ना, जैसे पानी में किशमिश को डाल दिया तो किशमिश फूल गया, यानी किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल चला गया। तो यही प्रक्रिया क्या हो गया? परासरण। तो भैया आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप जैसे भैया देखते हैं, जब आप देखते हैं कि भैया किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, तो किशमिश क्या होता है? फूल जाता है, यानी किशमिश का क्या हो गया? परासरण हो गया। लेकिन भाई साहब आप जरा सोच के बताइए तो, जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या पानी में डालते ही 2 मिनट के अंदर फूल गया? ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा होता है क्या जैसे किशमिश को पानी में डाले 2 मिनट में 5 मिनट में एकदम फूल के तैयार हुआ? ऐसा होता है क्या? नहीं, काफी समय लग जाता है। रात भर फूलने देते हैं, तब देखते हैं सुबह सुबह देखते हैं किशमिश फूला हुआ है। तो भैया इतना समय क्यों लगा? इसका मतलब कोई तो है जो उसको रोकना चाह रहा है। बोलिए, जब किशमिश को पानी में डालते हैं, है ना, जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल घुस जाता है, यही प्रक्रिया हो गया परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो भैया जब किशमिश के अंदर में पानी का मॉलिक्यूल घुसबे किया तो तुरंते क्या घुसा? इतना टाइम क्यों लगा? रात भर का समय क्या लिया? ठीक है ना? इसका मतलब कोई तो है जो इसको भी घुसने से क्या कर रहा होगा? बोलिए, रोक रहा होगा। यानी कोई तो है जो परासरण को रोकना चाहता है, यानी कोई तो है जो परासरण को रोकने के लिए उसको ठेल रहा है, उस पर क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता है ना, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता है, एक्चुअल में दाब लगाता कौन है? तो अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में ये जो है विलय को तो रोकिए लेता है, विलय को तो पार होने देता नहीं है, केवल विलायक को पार होने देता है। लेकिन विलायक को भी भैया बड़ा जबरदस्ती पार होने देता है, बड़ी मुश्किल से पार होने देता है। पहले तो सोचता है इसको साला घुसने नहीं देंगे, रोक के रखेंगे, लेकिन एकदम बड़ा जबरदस्ती पार होता है, इसीलिए इसको इतना टाइम लग जाता है। नहीं तो 5 मिनट के अंदर क्या भूल गया। जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो भैया किशमिश के अंदर पानी घुस ही रहा है,
तो तुरंते कैन घुसा, इतना समय क्यों लगा, रात भर का समय क्यों लगा? इसका मतलब कोई तो है जो इसको क्या कर रहा है, बोलिए, रोकने का प्रयास कर रहा है। कोई तो है जो इसको रोकने क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो प्रासरण को रोकने के लिए भैया जो दाब लग रहा है, प्रासरण को रोकने के लिए जो दाब लग रहा है, कौन लगा रहा है दाब? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। किस पे? तो विलियन के सतह पे। तो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता है वही दाब कहलाता है प्रासरण दाब, इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको डिनोट किया जाता है पाई से। आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है। अगर डिफिनेशन आया तो बोलेगा तब फॉर्मूला हम लोग को क्लास में क्यों पढ़ाए? तो क्लास में फॉर्मूला इसलिए पढ़ाते हैं ताकि भैया न्यूमेरिकल बनाए, क्या कि न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्टिव फॉर्मूला लिखते और सवाल बनाते तो बच्चा बोलता ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आपके क्लास नोट्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रासरण दाब पूछा तो केवल प्रासरण दाब का डिफिनेशन लिख देना है, फॉर्मूला सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए भैया, आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो गई खत्म। ऑब्जेक्टिव के लिए